फ्रेंड्स, बेटा टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नेम है ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली का मीनिंग मैंने पहले ही कुछ एक चीज़ें लिख दी हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। ओलिगोपोली बेटा वो मार्केट सिचुएशन होती है इन विच देर आर ए फ्यू इनफ सेलर्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट द एक्टिविटीज़ ऑफ वन आर टू बी ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर द अदर। मतलब वो मार्केट जिसमें किसी प्रोडक्ट के ए फ्यू सेलर्स हैं, ए फ्यू काउंटिंग नहीं है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, बट इतने के फ्यू हैं, फ्यू इनफ सेलर्स कि एक की एक्टिविटी का दूसरे की एक्टिविटी पर इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है ना। क्योंकि अगर नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा होंगे तो एक की आने या जाने से एक की एक्टिविटी का दूसरे पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट ओलिगोपोली में ए फ्यू का मतलब है कि इतने के थोड़े सेलर्स हैं कि एक की एक्टिविटी का दूसरे के ऊपर इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। ओलिगोपोली मार्केट के कुछ फीचर्स हैं। देयर आर ए फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स और सेलर का अपनी सप्लाई के ऊपर कंट्रोल होता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स, फर्म्स आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। फर्म्स का आपस में कन्फ्लिक्ट भी रहता है। हर फर्म अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना चाहती है। देयर इज़ अनसर्टेनिटी मीन्स फर्म को दूसरे फर्म के एक्शन रिएक्शन के बारे में अनसर्टेनिटी है। उसको हमेशा ये लगा रहता है कि दूसरा जो सेलर है, तीसरा सेलर है, वो किस ढंग से बिहेव करेगा। फर्म के प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट मोटिव भी हो सकते हैं। नॉन प्रॉफिट मींस कि जैसे एक तो होता है ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा है प्रॉफिट के अलावा उनकी सेल्स मैक्सिमाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो सेल्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, या अपने राइवल को कर्स टू कर्स राइवल्स, अपने राइवल्स को ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ भी प्रॉफिट के अलावा नॉन प्रॉफिट मोटिव हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फीचर ओलिगोपोली का है प्राइस रिजिडिटी, कि नॉर्मली ओलिगोपोली में जो प्राइस है वो रिजिड रहती है, राइट। तो उसके बाद हमने डिस्कस करने हैं ओलिगोपोली के मॉडल्स। दो तरह के जितने भी मॉडल्स हैं ना ओलिगोपोली के, उनको हमने दो हिस्सों में क्लासीफाई किया है, नॉन कल्यूसिव और कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल्स। फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल। ये नॉन कल्यूसिव है, गलती से ये कल्यूसिव लिख दिया है बच्चा। ये नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल्स हैं। 6 हैं नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल: कॉर्नोट्स मॉडल, बर्ट्रैंड्स मॉडल, एजवर्थ, चैम्बरलिन, स्टैकलबर्ग्स एंड पॉल्सविजिस, किंग डिमांड कर्व मॉडल। हम टर्न बाय टर्न सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये नीचे हमने डिस्कस करना है, कूर्नोट्स डिओप्ली मॉडल। नाउ ओलिगोपोली और डिओप्ली आप कंफ्यूज ना होना। ओलिगोपोली में मैंने कहा था ना, देयर आर ए फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स। ए फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स मतलब ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। मतलब इतने के हैं, काउंटिंग वैसे उन्होंने नहीं बताई है, बट इतने हैं कि एक की एक्टिविटी का दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो सिंपलिसिटी के लिए, एनालिसिस को सिंपल बनाने के लिए हम ओलिगोपोली में अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ 2 सेलर्स हैं। दिस इज जस्ट फॉर द रीज़न ऑफ सिंपलिसिटी, की एनालिसिस को सिंपल ढंग से समझाने के लिए। तो जब 2 सेलर्स होते हैं बच्चे, उसको हम कहते हैं डिओप्ली मॉडल। तो डिओप्ली मॉडल फ्रेंच इकोनॉमिस्ट कूर्नोट ने ये कूर्नोट्स डिओप्ली मॉडल वो दिया था। इट इज़ बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस। फर्स्ट अजम्पशन उन्होंने ली है, देयर आर 2 फर्म्स इन द मार्केट, ईच फर्म्स ऑन ए स्प्रिंग ऑफ मिनरल वाटर, कि वो मिनरल वाटर का स्प्रिंग ऑन करते हैं और वो उसी वाटर को बेच रहे हैं, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने सिंपल एनालिसिस को सिंपल बनाने के लिए 0 ली है। फर्म हैव ए लीनियर नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व ऑफ ईच फर्म, मतलब ये फर्म का AR कर्व और MR कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड का है, AR MR कर्व। प्रोडक्शन कैपेसिटी फर्म की अनलिमिटेड है। ईच फर्म कंसिडर इटसेल्फ टू बी इंडिपेंडेंट इन डिटर्मिनिंग इट्स प्राइस एंड आउटपुट। हर फर्म ये मानती है कि वो इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजन खुद ले सकती है। और अब इन अजम्पशंस के साथ हम कूर्नोट के मॉडल को एक टेबल और एक डायग्राम से शो करेंगे। पहले ही आपको बता दूं, कूर्नोट के मॉडल में कूर्नोट ने कहा है कि अगर 2 सेलर्स हैं ना,
अगर इकोनॉमी में ओलिगोपोली में 2 सेलर्स हैं तो हर सेलर ए भी और बी भी 1/3 ऑफ द मार्केट डिमांड को सप्लाई करेगा, और जो 1/3 मार्केट डिमांड है वो इट विल रिमेन अनफुलफिल्ड। अगर 3 सेलर्स हैं तो हर सेलर 1/4 1/4 1/4 मार्केट डिमांड को मीट करेगा और 1/4 मार्केट डिमांड विल रिमेन अनफुलफिल्ड। ये कंक्लूजन निकलेगा, अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे। नो, अब इस कूरनोट के मॉडल को हम एक टेबल और एक डायग्राम से शो करेंगे। असम्पशंस क्लियर होगी ना कि 2 ही फर्म्स उन्होंने ली हैं और फर्म वाटर प्रोड्यूस कर रही है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0 है। फर्म के ARMR कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है, प्रोडक्शन कैपेसिटी अनलिमिटेड है, हर फर्म अपने आप को इंडिपेंडेंट समझती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये फर्म के ARMR कर्व हैं जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड हैं। तो नाउ फर्म ए एंटर्स द फर्स्ट, पहले मार्केट में फर्म ए एंटर करती है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो यहाँ पर प्रोडक्शन करती है और प्राइस फिक्स कर देती है उसकी यहाँ पर। इसको हम नेम दे देते हैं Q, दिस इज R, या P कर लेते हैं इसको, प्राइस भी शो हो जाएगी। अब फर्म ए एंटर करी थी, उन्होंने अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लिए और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हमने रूल हमें पता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वहाँ पर होती है जहाँ पर MR इज इक्वल टू 0 हो। तो MR इज इक्वल टू 0 पर उसने इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करेगी और वो इस प्राइस पर बेचेगी। क्लियर? तो ये AR का, और टोटल मार्केट डिमांड कितनी है, दिस मच है, इसको नेम दे देते हैं हम M। टोटल मार्केट की डिमांड है OM की OM वो पूरी नहीं सेटिस्फाई करती, क्योंकि अगर OM सेटिस्फाई करती है, अगर वो OM मार्केट डिमांड को पूरा करती है फर्म, तो प्राइस 0 आ जाती है। तो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो उतनी आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जहां पर उसके MR 0 है, तो प्राइस आ गई OP2 या PQ, राइट। अब OM टोटल मार्केट डिमांड में से उसने इतनी मार्केट डिमांड को फुलफिल कर दिया, तो इतनी QM मार्केट डिमांड अनफुलफिल्ड है। अब फर्म बी मार्केट में आती है, फर्म बी कहती है, वे सोचती है फर्म बी कि उसके लिए अब मार्केट कितनी है, QM है। ठीक है, अब बची कितनी मार्केट है, QM है, इसलिए ये उसका फर्म ए का QR है, PM के बराबर इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व है, और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व उसका आएगा यहाँ से उसके हाफ में। ये फर्म बी का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। तो फर्म बी भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी, वो जहाँ पर उसका MR 0 है वो उतनी आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी और उसके लिए प्राइस चार्ज करेगी P1, और इसको नाम दे देते हैं हम N आउटपुट, और प्राइस उसने फिक्स कर दी अपने प्रोडक्ट की RQ प्राइस फिक्स कर दी, यानी कि प्राइस कम फिक्स कर दी। अब उसके टोटल रेवेन्यू कितने आ गए, QNP1 R1, और प्राइस जो उसने मार्केट प्राइस कम की है ना, तो ए फर्म जो कि OQ आउटपुट को प्रोड्यूस और सेल कर रही थी, उसके लिए भी प्राइस कम होके P1 आ गई। तो फर्म ए के भी जो रेवेन्यू है वो OQRP1 रह गए, क्योंकि प्राइस कम हो गई है ना। ए के पहले रेवेन्यू कितने थे, OQPP2 थे, बट अब क्योंकि बी ने प्राइस कम कर दी, RQ कर दी, तो प्राइस RQ यानी कि OP1 कर दी, तो अब उसके टोटल रेवेन्यू फॉल करके हो गए OQRP1, तो फर्म ए को भी लॉस हो गया। तो फर्म ए क्या करेगी फिर, देखो अब मैं इसको टेबल में अगर शो करूं, फर्म ने टोटल मार्केट डिमांड का 50% किया था ना, टोटल मार्केट डिमांड थी OM, टोटल मार्केट डिमांड का OQ प्रोड्यूस किया था, यानी कि 1/2 ऑफ टोटल मार्केट, यानी कि 1/2, है ना। बी ने कितना प्रोड्यूस किया, बी ने
हाफ प्रोड्यूस किया रिमेनिंग मार्केट का, यानी कि बी ने हाफ प्रोड्यूस किया रिमेनिंग मार्केट क्या थी, हाफ माइनस करके, मतलब 1 में से, इसको मैं अगर दोबारा लिखूं, थोड़ी सी ओवरराइट कर दिया, बी ने 1/2 ऑफ 1 माइनस 1/2 प्रोड्यूस किया, है ना, यानी कि ये हाफ ऑफ रिमेनिंग मार्केट, रिमेनिंग जो पूरे में से ए का शेयर निकाल दो तो जो रिमेनिंग मार्केट बची उसका हाफ, यानी कि पूरे 1 में से ए का शेयर निकाल दिया, जो रिमेनिंग बची उसका हाफ, यानी कि 1/2 ऑफ 1/2, यानी कि 1/4 प्रोड्यूस किया था बी ने, है ना, इतना ही प्रोड्यूस किया था ना बी ने, QN। तो अब ए को लॉस हो रहा है ना, तो ए भी यही करेगा, ए भी क्या करेगा, 1/2 ऑफ रिमेनिंग मार्केट प्रोड्यूस करेगा। रिमेनिंग मार्केट क्या है अब, 1 माइनस ए का बी का शेयर। अब ये रिमेनिंग मार्केट है ना, कि पूरी मार्केट में से बी का शेयर निकाल के, यानी कि 1/2 ऑफ 3/4, यानी कि 3/8। अब ये ए का शेयर है, तो फिर बी एंटर करेगा, बी क्या करेगा, 1/2 ऑफ रिमेनिंग मार्केट मतलब 1 माइनस एज शेयर, 3/8, 1/2 ऑफ 5/8, यानी कि 5/16 वो प्रोड्यूस करेगा। देन अगेन ए कम्स, ए 1/2 ऑफ रिमेनिंग मार्केट में, यानी कि 1 माइनस बीज शेयर, 5/16, यानी कि 1/2 ऑफ 11/16, यानी कि 11/32 वो प्रोड्यूस करेगा। देन बी कम्स 1/2 ऑफ 1 माइनस एज शेयर, 11/32, 1/2 ऑफ 21/32, यानी कि 21/64। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा, मतलब ए का शेयर ऐसे ही फॉल होता जाएगा, बी का शेयर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये तब तक होता जाएगा जब ए का शेयर 1/3 नहीं हो जाता और बी का शेयर भी 1/3 इक्वल नहीं हो जाता। तो पूरी मार्केट डिमांड का ए विल प्रोड्यूस एंड सेल 1/3 एंड बी विल ऑल्सो प्रोड्यूस एंड सेल 1/3। तो रिमेनिंग 1/3 मार्केट डिमांड विल रिमेन अनफुलफिल्ड। ठीक है, तो और उसने ये कहा था, जैसे मैंने आपको बताया, अगर सेलर जो हैं वो 2 हैं तो ए का शेयर भी 1/2 होगा, बी का शेयर भी 1/3 होगा, और 1/3 ऑफ द मार्केट डिमांड विल रिमेन अनफुलफिल्ड। अगर नंबर ऑफ सेलर्स 3 हैं तो हर एक का शेयर 1/4 1/4 1/4 होगा, एंड 1/4 मार्केट डिमांड विल रिमेन अनफुलफिल्ड। अगर नंबर ऑफ सेलर्स 4 हैं तो हर एक का शेयर, चारों का शेयर 1/5 1/5 1/5 इक्वल होगा, एंड 1/5 ऑफ द मार्केट डिमांड विल रिमेन अनफुलफिल्ड। ये उसका इक्विलिब्रियम का सॉल्यूशन है कूरनोट के मॉडल का। और कूरनोट के मॉडल को आउटपुट रिएक्शन कर्व के साथ भी शो कर सकते हैं। आउटपुट रिएक्शन कर्व, ये आउटपुट रिएक्शन कर्व बने हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने एज आउटपुट ली है, वर्टिकल एक्सिस पर हमने फर्म बीज आउटपुट ली है। ए फर्म ए का आउटपुट रिएक्शन कर्व है, बी फर्म बी का आउटपुट रिएक्शन कर्व है। तो ये कूरनोट का इक्विलिब्रियम है जहाँ पर दोनों के आउटपुट रिएक्शन कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये बी का इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। ठीक है बच्चे, इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक जो है कूरनोट्स डिओप्ली मॉडल वो कंप्लीट हो गया। इसके जब ये वीडियो बच्चे आप देखोगे, इसके साथ आपके पास नोट्स की जो PDF नोट्स हैं इस टॉपिक के, उसकी हार्ड कॉपी ज़रूर रखना बेटा। ठीक है बच्चे, ओके बेटा, टेक केयर, खूब पढ़ो।